नमस्कार। डीडी न्यूज़ के खास पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अतीक। दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत के पास आ चुके हैं जिसके अंदर कहते हैं ना कि वो सांप की लचक है, मिट्टी की खुशबू है और इसके साथ ही साथ संघर्षों की कहानी भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घुमंतु समुदाय की, गुलाबो सपेरा की। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है, आइए उनका स्वागत करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका डीडी न्यूज़ के इस खास पॉडकास्ट शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। हम बात कर रहे हैं, चूंकि जिस तरीके से अब गुलाबो सपेरा की बात आती है, जी, तो आपका जो ये डांस है वो दुनिया में बहुत पहचाना जाता है, इसकी बहुत मान सम्मान किया जाता जी। है। मैं आपसे पहला सवाल यही लूँगा, गुलाबो का सपेरा बनने का सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत लंबा है और बहुत कठिनाई भरा सफ़र है और बहुत अच्छा भी है। कहते हैं ना कि हर एक अच्छा और बुरा दोनों बरोबर चलता है और वो बरोबर चलता है, लेकिन मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही चला बुरा, पर बाद में जाके सब कुछ अच्छा हुआ। हम लोग कालबेलिया समाज से हैं और सपेरा समाज बोलते हैं, नाथ भी बोलते हैं हम लोगों को। नाथ बोलते हैं कि हम लोग नाथ पंथ में हैं, गुरु कनिपा नाथ जी के शिष्य हैं, इसलिए हमें नाथ कहते हैं। सपेरा कहते हैं कि सांप को नचाते हैं, घर घर जाके बीन बजा के उनकी पूजा करवाते हैं, इसलिए हमें सपेरा कहते हैं। और कालबेलिया इसलिए कहते हैं, कालबेलिया हमारी कोई जात नहीं है, लेकिन कालबेलिया इसलिए कहते हैं कि हम सांप को वश में करते हैं, काल को वश में करके उनको दोस्त बना के, उनके दोस्त बन के हम लोग उसको घर में रखते हैं, उनको बच्चा बना के, तो हम लोग उसके दोस्त हो गए, तो इसलिए काल के बेलिया। तो हम काल को भी वश में कर लेते हैं, हम वो जाते हैं हमारी कि हम लोग काल को वश में करके हमारे साथ रखते जी, हैं। आपका पूरा समाज, इस तरीके से आपने अच्छे से ब्रीफ किया कि आपका जी, समाज क्या करता जी, है। जी, आप भी अगर ये कर रही होती, कहाँ कैसे इस सफ़र में आप आ गईं कि इतनी बड़ी जो है आप नृत्यांगना बनी कि आपने पूरा जग जीत लिया? जी। क्योंकि मेरे पापा सांपों को नचाने जाते थे और वो मुझे साथ लेके जाते थे, और वो क्यों लेके जाते थे वो थोड़ा-सा मैं बैक बताती हूँ आपको जी, कि मेरे जन्म की कहानी है ये। और हमारे समाज में जो हम लोग जंगल में रहते हैं, गाँव ढाणियों में रहते हैं, और आज यहाँ डेरा, कल वहाँ डेरा, घुमतू समाज के हैं हम लोग। तो अब हमारे पास में नहीं रहने की जगह, नहीं खाने की, नहीं शादी-ब्याह की कुछ देने का बच्ची को, तो वो हमारे समाज में ये प्रथा बनाई कि अपने ऐसे करते कि एक बेटी रख लेते हैं, आंगन कमारा नहीं रही, या 2 बेटी, उसके बाद जो भी बेटी होती है भगवान को वापिस सौंप देते हैं। तो हमारी जो भी बेटियाँ होती थी, हम भगवान को ये कहते हैं कि भगवान आपने हमें बेटी तो दी है, लेकिन हमारे को वो शक्ति नहीं दी, वो ताकत नहीं दी, वो धन दौलत या फिर रहने की जगह नहीं दी जो बच्चे को हम लोग देख सेख कर सकें, उनको पाल पोषण कर सकें, जी, उनके ढंग से शादी कर सकें। तो भगवान हम वापिस आपको सौंपते हैं ये बेटी, कि इसको अच्छे घर जन्म दे, ताकि वो बेटी आगे जाके बढ़िया काम करे या फिर बिल्कुल। अच्छा जीवन हो। तो हम लोग जिंदा ही बेटियों को गाड़ते थे, ये हमारा रूल बिल्कुल, रहा। बिल्कुल। और जी। उसी समाज में मेरा हुँ, जन्म हुआ, हुँ। और मेरा भी घर में 7वां नंबर था, हुँ। और मेरे को भी जमीन में गाड़ दिया था। आपने 165 देशों की यात्रा की। जी, ऐसे में हर देश में अलग-अलग लैंग्वेज रहती है, अलग-अलग जी, भाषाएँ होती हैं, जी, अंग्रेज़ी होती जी, है। जी। आप कैसे लोगों से इंटरैक्ट करती थी? कैसे उनसे बात करती थी? आपको अंग्रेज़ी आती है? नहीं, मेरे को नहीं अंग्रेज़ी आती, नहीं हिंदी आती। हिंदी भी मैंने मीडिया से ही सीखा था, जब अमेरिका से वापस आई थी जब बोलना। मुझे हिंदी नहीं आती, हम लोग जंगल के लोग हैं और देहाती भाषा बोलते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब सिर पे आके गिरता है ना, तो सब अपना आप हो जाता है। तो वही मेरा हाल रहा। जिस कंट्री में गई, जिस कंट्री में मेरे साथ में, जैसे फ्रांस में गई तो फ्रेंच नहीं आता था, लेकिन सुनती थी कि फ्रेंच कैसे बोलते हैं, तो हुँ, एक्सक्यूज़ मी को स्लू प्ले बोलते हैं, हुँ। और इस तरीके से करके नमस्ते को बोजू, या इस तरीके से, तो वाह बाय आवा, तो इस तरीके से हम लोग एक-एक शब्द को पकड़-पकड़ के, और वो मैंने सीखा। और जे डेनमार्क में डेनिश चलती है, जर्मनी, हर भाषा में तो नमस्ते, हेलो, हाय तो मैं जैसे-जैसे जाती रही वहाँ पे और सीखती रही। पर बस वही है कि ईश्वर हमेशा साथ रहा मेरे, और मैं उन्हीं पे मैं विश्वास करती हूँ और उनका हाथ पकड़ के चलती हूँ। जो भगवान का एक बारी हाथ पकड़ लेता है ना, वो कभी हार नहीं मानता, वो कभी पीछे नहीं रहता, कभी धोखा नहीं मिलता, और वो कभी कमज़ोर नहीं होता। तो यही मेरा हाल रहा कि मैंने ईश्वर का हाथ पकड़ा हुआ था, हर बार वो ईश्वर मेरा साथ देते रहे, हुँ। और हर बार मैं आगे निकलती रही। आपने बिल्कुल। बताया कि जो आपके घर की जो बेटियाँ होती थीं, जी, उनको दफ़ना दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, जी, उनको बहुत ज़्यादा नहीं सर्वाइव करने दिया जी, जाता जी, था। जी। ऐसे में कहीं न कहीं जो लड़कियाँ होती हैं, उनके समाज में कमी हो जाती होगी। तो आपके समाज के जो पुरुष होते थे, जी। शादियाँ कैसे करते थे, कहाँ करते थे? वो मैं बताऊँ कैसे करते हैं, कि जैसे हमारी लड़कियाँ तो सारी मार देते, 1 लड़की या 2 लड़की रखते थे। लेकिन जब खुद को जब शादी करने की पड़ती, तो वो हमारे जालोल में बाड़मेर जाते थे, जालोल में, माउंट आबू के पास हुँ, में। हमारे छाबड़ी बनाने वाले जोगी रहते हैं वहाँ हुँ, पे, जिसको छाबड़ी वाले बोलते हैं हम, बास्केट वगैरह बनाते हैं। उनकी लड़कियाँ मोल खरीद के लाते थे।
2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 6 साल की, वो 10 के बाद नहीं लाते थे। मोल खरीद के लाके उनको पाल पोस के बड़ा करके और उनसे शादी करते थे। तो मेरा भी सवाल मेरे समाज से ये था, मेरे पापा से, कि जब आप मोल खरीद के इनकी देखभाल करके पाल पोस के बड़ा करते हो तो अपने समाज की बेटी क्यों नहीं बचाते? जी। कहते बोला ये तो पराये समाज की आई हुई बेटी है, नहीं अपनी बींदनी बनी है, नहीं अपनी कोई बेटी है, अगर इसको कोई लेके भी चला जाता तो हमारे कोई कलंक नहीं लगता। हम्म। तो वो वहां से जाड़ोड़ से खरीद के लाते थे, उन बेटियों को जवान करके उनके साथ शादी करते थे। आज आपका समाज किस स्थिति में खड़ा है? क्योंकि आपने जब ये बात बताई, आपके जब बचपने की बात जी। बताई 80 के दशक, जी। 90 और जो है 70-80 के उस टाइप के दौर में, आज आपका समाज कितना पढ़ लिख गया है, कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है? जब मैं अमेरिका जाके वापस आई थी तब मेरे को बोला कि बोले बेटा हमारे घर में भी आपके जैसी गुलाब होनी चाहिए। मैंने कहा आपके घर में गुलाब कहाँ से आएगी? हम्म। तो थोड़ा सा आपने पूछा, उसका जवाब दूंगी। बिल्कुल। पहले ये बताती हूँ कि बेटियों की कैसे जान बची। मुझे समाज से बाहर कर रखा था 81 से, क्योंकि मैंने जब डांस किया था तो समाज ने कहा कि ये लड़की समाज का कलंक है, तो मुझे बाहर कर रखा था। पापा जाने से एक रोज पहले गुजर गए थे 85 में, अमेरिका जाने से एक रोज पहले। फिर मेरे को 2 महीने के बाद जब उनको बहुत मीडिया में, बहुत अखबारों में नाम आया, समाज का नाम हुआ, मेरा नाम गुलाबी सपेरा हुआ और कालबेलिया डांस हुआ, तब वो मान सम्मान जब मिला तो मुझे वहाँ एयरपोर्ट आए लेने के लिए, दिल्ली आए लेने के लिए। कहा बोले बेटा हम आपको समाज में बाहर लेंगे। मैंने कहा आप समाज में बाहर, समाज में अंदर आपको लेंगे। मैंने कहा समाज में लेके भी क्या करोगे, मेरे पापा तो रहे ही नहीं। बोले बेटा हम पूरा समाज आपके साथ में है, आपने जो वो काम किया वो कोई नहीं कर सकता। हाँ, मैंने कहा मैंने बुरा ही काम किया ना, अभी भी आप तो यही कहोगे, बोला बुरा नहीं किया है बेटा। देख हमें लोग साथ बिठाते हैं, हमें चाय का गिलास हाथ में देते हैं, औरतें अंदर बुला के हमारा सांप का डांस देखती है और वो खाना खिलाती है हमें, वो प्लेट हमें धोने नहीं देती है। तो हमें इतना मान सम्मान सिर्फ आपकी बदौलत मिला है। तो समाज के लोगों ने कहा कि बेटा हम आपका कहा मानेंगे, जो आप कहोगे हम आज से आपको पंच चुनते हैं। जी। उन्होंने मुझे वहीं पंच चुना और मैं वहाँ पे कहा कि मैं पहला अगर पंच चुनना चाहते हो तो मैं जो पहला कहूँगी वो आपको मानना पड़ेगा। तो मेरे समाज ने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा कि आज के बाद आप बेटियों को मारने की प्रथा बंद करोगे। बंद होगी वो प्रथा तो आज? वो प्रथा 1985 में अमेरिका से जब वापस आई थी, एयरपोर्ट में इसका होटल में हमारी पंचायत बैठी घर आने से पहले ही, और वहाँ पे ही उन्होंने प्रथा को बंद कर दिया कि आज के बाद हम कोई बेटी नहीं मारेंगे। जी। हमारे घर में जो बेटियां होगी बस वो उम्मीद रहेगी हमें कि हमारे घर में भी गुलाब हो, हमारे घर में भी गुलाब। वो अभी आप उसका जवाब देती है आपको कि अब समाज का सुधार कैसे हुआ। उसके बाद जब मैं वापस आ गई घर में, यहाँ अच्छा मीडिया में आ रहा है, बहुत बढ़िया मान सम्मान मिल रहा है समाज का। मेरी शादी हो गई 86 में, मेरी बेटी हो गई, मैंने उसको पढ़ाया 3 साल के बाद। तो समाज के लोग कहे बोले बेटा अपनी बेटियां पढ़ती नहीं है। मैंने कहा आपने मुझे पंच चुना है, मैं जो काम करूंगी वो अच्छा करूंगी, पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, तो ये जरूरी है पढ़ना। तो मेरी बेटी को मैंने एमजीडी स्कूल से पढ़ाया, फिर मैंने फ्रांस भेजा पढ़ने के लिए। तो दूसरी बेटियों को भी लगा कि हमें भी पढ़ना चाहिए, तो हमने कहा कि दूसरी बेटियों को पढ़ना चाहिए, उसके लिए मैं स्पेशली जाती हूँ। जी। पूरा चाहे यूपी हो, एमपी हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हमारे जहाँ जहाँ हमारे समाज के डेरे हैं, जहाँ जहाँ हमारा समाज रहता है, वहाँ पे मैं जाती हूँ, स्पीच देती हूँ कि कटोरा छोड़ो और पेन पेपर बच्चों के हाथ में दो, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो वो मेरा आज भी चल रहा है, वही प्रोग्राम पहले भी ये चला। गुलाबों की तो बात होगी, गुलाबो सपेरा कैसे बना? गुलाबो सपेरा जो नाम बना, और जो ये आपका डांस था, मतलब वैश्विक पटल पर कब कैसे पहचाना जाने लगा? क्योंकि कालबेलिया डांस अक्सर होता नहीं था अगर देखा जाए आपसे पहले की अगर बात करें, लेकिन जब आप आई और आपने इस डांस को वैश्विक पटल पर लेकर के गई, कैसे इसको आपने इजाद किया, कैसे तैयार किया और आज इतनी बड़ी पहचान दी? जब मैं अमेरिका में थी तो मुझे गुलाबी नाथ कहते थे। जी। मैंने कहा गुलाबी नाथ क्यों लगा रहे हमारे, हम तो लड़कियां हैं, नाथ हमारे मर्दों के लगता है। तो बोला आपका सरनेम, सरनेम क्या होता है? कि बोला वो जाति का नाम लगाते हैं आगे। तो मेरे कहा मैं सांप की जगह नाचती हूँ तो मुझे गुलाबी सपेरा बोलो। तो मेरा समाज का नाम जुड़ा, मैं चाहती कि समाज का नाम जुड़े। फिर बोले इस डांस का मैं चाहती तो गुलाबो डांस भी दे सकती थी, लेकिन मैं सोचा कि मेरे समाज का नाम कैसे आगे होगा। ईश्वर ने मुझे भेजा है यहाँ, तो कुछ तो करने के लिए ही भेजा है। तो मैंने कहा कि इस डांस का नाम हम काल को वश में करते हैं, सांप को पकड़ते हैं, सांप की जगह मैं डांस कर रही हूँ, तो मैं इस सांप के ही दोस्त हैं, इस डांस का नाम आप कालबेलिया रखो। तो जब से वो डांस का नाम कालबेलिया रखा, और आज हम लोग पूरा समाज भी हमारा कालबेलिया के नाम से जाना जाता है, और ये डांस को भी कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। हमारा समाज में पहला बेटी हूँ जिसको ये गोल्ड गिफ्ट मिला है। और वो कैसे मिला कि पापा मुझे समाज के डर के मारे जब जमीन में गाड़ दिया था तो समाज वालों ने कहा कि तुमने ये गलत किया,
ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी बेटी को एक रोज मरना होगा। हम्म। तो मेरे पापा जब मैं 6 महीने की थी तो मुझे साथ लेके जाते थे और वो बीन बजाते, मेरे को टिपारी में बिठा देते थे, सांपों को नचाते। तो वो सांपों को देख देख के और वो सांपों का झूठा दूध पी पी के जो बचता था पापा मुझे पिला देते, वो पी पी के और वो डपली की थाप और बीन की धुन सुन के, पापा के गाना, ताऊ जी के गाने सुन सुन के बचपन से वो रिदम और प्रेरणा उन्हीं से मिली और वहाँ से मैंने ये डांस स्टार्ट किया। जब मैं 2-3 साल की थी तो पापा के साथ डांस करती थी। समाज वाले लोगों ने कहा कि बोला तू तो बेटी को नचाता है, बेटी की कमाई खाता है। मेरे पापा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्ची ये खुद ही नाच लेती है। तो ऐसे करते करते मैंने डांस मेरे पापा के साथ सीखा। ये डांस वहाँ से पैदा हुआ सांपों के साथ। उसके बाद मेरे पापा मुझे घर रखना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे को तो वो मेरा जीवन, वो मेरी ज़िंदगी जहाँ से मुझे मिली है, मेरे को डांस चाहिए। माँ मुझे खाना नहीं खाना, मुझे डांस। मैं जंगल में चली जाती, वहाँ जाके नाचती थी। कई कई बार माँ मेरे को तंबू के पर्दा लगा के और वहाँ पे नचवाती और गाना ठीक मेरे है। को गवाती थी। तो ये जड़ वहाँ से निकली। बिल्कुल जब भी कभी कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है, निश्चित तौर पर सफलता मिलती है, लेकिन कामयाबी पहलू का एक स्याह सच भी होता है। जब आप परफॉर्म कर रही होती हैं, काफ़ी जी। कुछ चीज़ें होती हैं, आपका जो कामयाबी तो हर आदमी देखता है, सराहता है, आपको अप्रिशिएट करता है, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, क्या कुछ चुनौतियाँ आपने देखी? अगर इसके बरक्स अगर हम बात करें, जो आपने बचपना अपना बताया उस दौर के, अगर इस दौर में देखें जब आप डांस कर रही थी, क्या कुछ चुनौतियाँ आपको सामने आ रही थी जिससे संघर्ष किया आपने? देखो बहुत कुछ। पहले मैं गाँव ढाणियों में नाचने जाती थी, रोड पे नाचने जाती थी, तो लोग पैसे फेंकते थे, कोई 1 पैसा, कोई 2 पैसा, कोई 3 पैसा। मैं घूंघट निकाल के नाचती थी, तो लोगों को ये लगता था कि लड़की या लड़का। हुँ। तो मेरे हाथ में पैसे देना स्टार्ट करते थे, तो मैं हाथ में पैसे नहीं लेती थी कि मेरे को डांस करना, पैसे से कोई मतलब नहीं। तो लोग बाग काफ़ी वो कहते कि ये घमंडी है, तो वैसे मेरे साथ दुश्मनी करते थे। हाथ में क्यों देते थे पैसे? अब डांस करते तो बच्ची समझ के पैसे मेरे को हाथ में देते थे कि लो, आपका दिल आ गया कि बच्ची ने बहुत अच्छा डांस किया, कि ले बेटा पैसे ले ले। लेकिन मैं हाथ में नहीं लेती थी पैसे। हमारे जो साथ में लोग हैं उनको आप दे दो। तो कोई फेंक फेंक के भी पैसे देते थे। किसी को रहम आ जाता, कोई दूध का गिलास, कोई कचौरी खिला देते कि मैं यहाँ पे एक चौधरी होटल है, उससे मैं बहुत ज़्यादा डांस करती थी, तो वो भी मेरे को कचौरी खिलाते थे। पहली बार कचौरी खाने को मिलती थी, सिटी में आते तब। मेरे को डांस करने का बहुत शौक था। बहुत साल तक मैंने रोड पे डांस किया है और ये मैं आपको पहली बार सुना रही हूँ कि किसी को पता नहीं है। ये पता है कि डायरेक्ट मैं पुष्कर से स्टार्ट किया और मैं प्रोग्राम में आ गई हूँ। नहीं, मैं जब मेरे पैदा हुई 2-3 साल की मैंने मेरे पापा के साथ किया। फिर उसके बाद मैं गांव ढाणियों में जाती थी डांस करने के लिए। फिर हम छुप छुप के बीन वाला, डपली वाले सब हम लोग मिल के और समाज से छुप के होटलों पे, या फिर हम वो जयपुर में अपना ट्रांसपोर्ट नगर है, जी। वहाँ पे मुझे डपली वाली के नाम से जानते हैं। पहले बार गाना आया था सरगम का, डपली वाले डपली बजा। वो माँ की गोद में सोते सोते मैं सुन रही थी और वो मेरे दिमाग में जैसे भर गया, जैसे रिकॉर्ड हो। तो वो मैंने शाम को कहा कि अपन चलते हैं एक होटल पे, सोडाला में एक होटल है, वहाँ पे मेरे को नाचते हैं अपन। तो मैं गाते गाते जा रही थी, लोग हमें बुला लेते और वहाँ पे हमारा मजमा लग जाता। जी। तो वो सरगम का गाना में, तो मेरे को काफी लोग जयपुर में डपली वाली के नाम आप से भी गाने का जानते जिक्र हैं। करें, ढपली वाले गाने का भी जिक्र करें, तो हम आप चाहेंगे कि आप बातों के बीच में कोई 2 लाइन जो गुनगुनाना चाहें वो। मैं वैसे मेरे जो एक फेवरेट गाना है वो मैं गा के बताऊंगी आपको, जो मैं हमेशा गाती हूँ। मेरी माँ मुझे वो गाना गा के और नचवाती थी। देख पुंदिले झूरे नी रे भंवर सन झूरे नी रे पुंदिले री माताड़ी रे भंवर सरी माताड़ी। देख पुंदिलेरी आवे नी रे बिलालेरी आवे नी रे पुंदिलेरी ओळूडी रे भंवर सरी ओळूडी। देख पुंदिलो रे गियो नी रे बिलालो गियो नी रे पुंदिलो परदेस में भंवर मारो परदेस में। बिल्कुल, आप जितना खूबसूरत डांस करती हैं, उतना खूबसूरत गाती भी हैं। हम कामयाबी पर बात कर रहे थे और जब हम आपके पास आए, आज इस वक्त हम आपके फार्म हाउस में मौजूद हैं, यहाँ पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी। आपसे बातचीत तो आपने बताया कि अभी 2 दिन पहले ही आपका ऑपरेशन हुआ है और उसके बावजूद आप यहाँ पर बैठ के हमसे बात कर रही हैं और गुनगुना भी रही हैं। कितना जीवंत लग रहा है ये। देखो, जी। मैंने अभी कहा था कि कठिनाइयाँ बहुत आती है। प्रोग्राम करने जाती थी, जब लोग रास्ता रोकते थे, मेरा मारने को चलते थे, मार पिटाई करते थे, बाल पकड़ के खींच लेते। और मैंने जूती चप्पल नहीं पहनती थी, मिट्टी में, धूल में, कांटों में डांस करती थी। जब मैं इतनी कठिनाइयों से ये डांस को जिंदा रखा है, मैं इसके साथ में जी रही हूँ, तो मेरे लिए बीमारी
मेरे लिए बीमारी कुछ भी नहीं होती। और मैं हर किसी को ये कहती हूँ कि बीमारी के ऊपर आप हेवी हो जाओ, नहीं कि बीमारी अपने ऊपर हेवी हो। क्योंकि ये तो मुझे सडनली पता चला था कि मेरी पोती हुई, मैं लेने गई थी वहाँ पर, जब मैं वापस आई तो मेरे दर्द चला रात को। जैसे मैं हॉस्पिटल गई, बराला हॉस्पिटल चौमू, तो उन्होंने कहा कि बोले बेटा आपकी तो 25 mm की पथरी है गुर्दे के अंदर, आपको अभी निकालना पड़ेगा। मुझे मौका नहीं दिया डॉक्टरों ने, नहीं 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 अभी निकालना पड़ेगा, आप हमारे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, नहीं तो अब मैं बच जाती और मैं नहीं करवाती ऑपरेशन। उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया और 2 दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत किस्मत वाली हूँ कि आप लोग मुझे ताकत देते हैं, आप मुझे एक नई प्रेरणा देते हैं। और आप लोगों के सामने बैठ के मैं मीडिया के और मैं दूरदर्शन के साथ, मेरा 81 82 में मेरा पहला रिकॉर्ड हुआ है। और वहाँ से मेरे को सबसे पहले 60 रुपये का चेक मिला था और 20 रुपये से मैंने खाता खुलवाया था। आज वो खाते का मतलब डबाडब है। तो बस कहने का मतलब है कि वो इतना मेरे लिए लकी रहा, वो 60 रुपये का चेक और वो 20 रुपये का अकाउंट जो खुलाया हुआ है, कि आज मैं आपके साथ हूँ। और आज ये माता रानी की कृपा से सब कुछ है, मेरी माता का मंदिर वो सामने है। और तो यही है कि आप ये मत सोचो कि आप बीमार हो, बिल्कुल। आप ये सोचो कि मैं ठीक हूँ। मैंने अभी गाना भी गाया, यहाँ तक कि डॉक्टर ने कहा कि आप ज़्यादा बोल नहीं सकती, ज़्यादा आप उसको घूम फिर नहीं सकते, आप थोड़ा रेस्ट करो। रेस्ट करूँगी ना, उस रोज़ मैं बेड पकड़ लूँगी। और मुझे बेड पसंद नहीं है, मुझे चलना फिरना, डांस करना, गाना गाना, बातें करना, सबसे मिल के अपनी जो स्टोरी वो शेयर करना, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ज़िंदगी का क्या भरोसा है, कब हम आँख बंद कर लें। और तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में ये मेरी स्टोरी शेयर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मेरा डांस दिखाऊँ, मेरा गाना सुनाऊँ। और मेरी पूरी फैमिली को, आप बीच में मेरे को पूछा भी था, जिक्र किया था कि आज आप कालबेलिया समाज को कहाँ देखती है। मैं बताती हूँ कहाँ देखती हूँ। आज जो मेरा समाज जो गधों पे लद के चलते थे डेरे, आज वो करोड़ों की गाड़ियों में घूमते। जिनके सिर पे टेंट नहीं होता था, वो आज बंगलों में रहते, 2-2 3-3 करोड़ के मकानों में रहते हैं। जो बच्चियां को जिंदा गाड़ दिया करते थे, आज वो बेटियां कोई जापान, कोई लंदन, कोई पेरिस, वो बाहर रहती हैं और अपनी कला सिखाती हैं और इस कला को आगे बढ़ाती है। तभी तो कहती ना, मेरे जो ड्रीम है घर घर में गुलाबो हो, वो गुलाबो होते हुए जा रही है। और मैं खुद अपनी तीसरी पीढ़ी के साथ हूँ। और दूरदर्शन में जब आपको पहला चेक 20 रुपए का मिला और उसी दरमियान में उससे 60 रुपए पहले का। 60 रुपए का भी मिला, और उसके साथ ही साथ जो सिक्कों की खनक हुआ करती थी, लोग आपके सामने पैसे फेंक करके जाया करते थे जब आप डांस करती थी और उसके साथ में। और आज हम इस आपके फार्म हाउस पे बैठे, इतना बड़ा बंगला आपने बना रखा है, इतना शानदार, इतनी बड़ी शोहरत है, आपको पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। वो दौर सोचती हैं और आज का दौर सोचती हैं, क्या सोच लगता है आपको? मेरे को देखो, बचपना होता ना, बचपना हर इंसान उसको मिस करता है बचपने का। मेरा वो दुख का समय था, अगर वो दुख के समय नहीं होता तो आज ये सुख के समय नहीं मिलता मुझे। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत लकी था। मैं उस दुख में से निकली। और वो 60 रुपये का चेक, आपको पता है कि उसका मैंने क्या किया कि मैं हमेशा पैसों की झनक पे डांस, पैसे फेंकते थे लोग, वो देखती थी या नोट देखती थी। कागज का नोट मैंने पहले बार देखा था कि ये साहब कह रहे कि इसमें 60 रुपये है। मैंने कहा साहब दिख तो नहीं रहा, ये तो कागज है। बोले नहीं, आप बैंक में जमा कराओगे तो इसके पैसे मिलेंगे। मैंने कहा बैंक में दूसरों को कैसे दूंगी मैं। तो मैं 1 महीने तक उस चेक को लेके रखा। फिर मैंने किसी से पूछते पूछते, एग्रो ऑफिस वाले थे, बीकानेरी बैंक वाले, उन्होंने कहा बोले बेटा तेरे को 20 रुपये लेके आ। उसके लिए भी मेरे को कागज पन्नी ये चुगना पड़ा, रोड पे डांस करना पड़ा, 1-1 रुपया करके मैंने जोड़ा। 1 महीने के बाद मेरे पास 20 रुपये बने। फिर मैं बैंक में गई, फिर उन्होंने मेरे पैसे जमा करवाए। 3-4 दिन बाद में कहते तेरे वो 60 रुपये आ गए। मैंने कहा वो कैसे आए मुझे बताओ, कि तूने 20 रुपये इसमें डाला। तो मैंने कहा 20 के 60 हुए। बोले नहीं, 2 विटनेस गए, बोले देखो इसमें हम 20 रुपये लेके और तेरे पैसे ये चेक वापस डाला था, इसको चेक बोलते हैं। तो जब मेरे को पता चला कि जो पैसों का कोई देते कागज का टुकड़ा, उसको चेक बोलते हैं, और उसको जब केस करते तो पैसे मिलते हैं। तो ये धीरे धीरे करके एक एक चीज़ मैंने सीखी। इंग्लिश भी मैंने ऐसे ही सीखी कि जैसे लहसुन, मेरे वो एक डेनिश लड़की आती है, उससे मैंने सीखा। मैं सब्जी बनाती थी, मैं लहसुन छीलती थी, मैं कहती, मैं कहा हमारे ये लहसुन है, इंग्लिश में क्या है? तो वो कहती बोले इसको गार्लिक बोलते हैं। मिर्ची बताती, मैंने कही हमारे मिर्ची बोलते हैं इसको। तो वो कहते कि हमारे अंग्रेजी में इसको चिली बोलते हैं, नमक को सॉल्ट बोलते हैं, ये वो। तो एक एक चीज़ वो सीखी, और वो चीज़ें सीखी हुई मुझे बहुत काम आई। आज मेरे समाज की बेटियां, आज मेरी बेटी खुद इंग्लिश में पढ़ी हुई है, बच्चों को पढ़ा रहे लिखा रहे हैं। समाज बहुत आगे, इतना आगे बढ़ गया कि वो आज आरक्षण मांग रहे, आज वो नेता बन गए, आज वो हक मांग रहे हैं।
कि हम जी। भी इस देश के वासी हैं। हम जंगल में रहे तो क्या, लेकिन हम देश का नाम तो किया है। हमें आज मरता है हमारा तो हमारे को आज 2.5 गज ज़मीन नहीं मिलती है गाड़ने के लिए। हुँ। हमें वो ज़मीन दें। और आज हमारे साथ बहुत तरक्की में है, देश का नाम किया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आज वो दुखी भी एक हैं। काफ़ी अहम पहलू आपने उठाया है कि कई बार होता है कि जब आप लोग के यहाँ कोई किसी का देहांत जी, होता है, तो उनको जो है दफ़न करने के लिए या उनके जो अंतिम संस्कार करने जी, के लिए जी, भूमि नहीं है। जी। क्यों नहीं है और क्या वजह है इसके पीछे? इसकी वजह ये रही कि साहब, जब मेरे लोग कहते हैं गुलाबो आप अखिल राजस्थान महासभा की अध्यक्ष हैं, समाज की पंच हैं, तो आप इसकी पहल करें, आप इनके लिए। तो मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ, पहल कर रही हूँ और मैं इसके लिए लड़ भी रही हूँ। हुँ। इसलिए कि सरकार को भी मैं गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं था कि हम लोग कहाँ हैं और कौन सी जगह हैं। हम प्रोग्राम करने वाले शहर में रहते हैं, शमशानों में ले जाके गाड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी अब गाड़ने नहीं देते कि ज़मीन नहीं है तुम लोग जड़ाओ। हम जड़ा नहीं सकते, हम सनातनी हैं, हम गुरु कनिपानाथ जी के शिष्य हैं, गुरु गोरखनाथ, मचंद्रनाथ, पारसनाथ और शंकर भगवान के शिष्य हैं, तो हमारा गढ़ता नहीं है, हमारे ज़मीन में दफनाया जाता है। तो उसके लिए अब गाँव ढाणियों में इतना हो रहा है कि ज़मीनें महंगी हो गई है। अब अपने खुद के खेत में कोई गाड़ने नहीं देते। हुँ। पहले डेरे घूमते थे सब हमारे, आज यहाँ कल वहाँ, कोई 100 दिन पूरे भी हो गए तो हमने गाड़ दिया पहाड़ी के नीचे या किसी के खेत में या किसी के खेत के दीवार के नीचे, और हम लोग चल पड़े। तो हमें कौन पूछने आएगा। तो आज हम लोग अगर गाड़ने जाते हैं, उनको दफनाने जाते हैं ना, तो कोई कहता है भाई ये मेरा खेत है, हुँ। ये मेरी सीमा है, ये मेरी माट है, आप नहीं गाड़ सकते। कौन अपने खेत में गाड़ने देंगे। सरकार से पूछते तो सरकार कहते कि सारी दुनिया को हक मिला, आपको ही नहीं मिला अभी तक। अरे हमें जब मिलेगा ना, जब हमारी जानकारी होगी। हुँ। अभी 1985 से हमारी जानकारी हुई है और अब हम धीरे धीरे करके हमारे साथ में ये परेशानियां आ रही है, तो हमारी इस परेशानी का भी हल जो है वो आप निकालें, उसको हमें हमारा हक ठीक दें है। कि हमारे मर जाए तो 2.5 गज जमीन तो हमें दो, ताकि उसके 100 दिन पूरे तो करें। राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में भी कालबेलिया डांस होता जी, है। हालाँकि शुरुआत आपसे हुई, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो राजस्थान, हम जैसलमेर की बात करते हैं तो जी, वहाँ तो अलग लोक कलाओं को लेकर के जी, आजकल ये बहुत ज़्यादा चलन में है। जी, ऐसे में इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि कई बार देखा जा रहा है, ये भी ज़िक्र है कि इसको बढ़ाने के लिए आप कुछ स्कूल भी खोल रही हैं और काफ़ी कुछ कर रही हैं। जी। मैं चाहती हूँ कि हर एक घराना है, क्लासिकल का, जैसे भरतनाट्यम में कथकली, ये सब मैं भी चाहती हूँ कि कालबेलिया घराना बने। ये मेरा मेरा मेरे लिए मेरा ड्रीम है कि मेरे लिए मैंने ईश्वर से यही मांगा, सरकार से यही मांगा कि मेरा स्कूल बने। वो मैं पुष्कर में बनाया है, 5 बीघा ज़मीन है, मैंने स्कूल में बनाया है। वो कोरोना की वजह से थोड़ी सी उसकी फिनिशिंग बाकी रह गई है, क्योंकि सारा हमारा बट गया, धन जो था वो जो भी था पूरा कोरोना। मैंने पूरे राजस्थान में क्या, मैं यूपी एमपी तक मैंने मदद की है। मैंने नहीं की, ईश्वर ने की है, जरिया मेरा था। मेरे तो घर का कनेक्शन भी कट गया था, मैंने परवाही नहीं की। हुँ। कट गया तो कोई नहीं, अंधेरे में रह लेंगे। शास्त्री नगर से मैं आके यहाँ रहने लगी। कनेक्शन क्यों कट गया था? पैसे नहीं थे बिल भरने के लिए, सरकार ने हमारा बिल वो कनेक्शन काट दिया। मैं गई भी थी कि सर हमारा कनेक्शन कट गया। बोला वो तो जमे करवाना भी पड़ेगा। मैंने कहा जमे कराएंगे तो पैसे होंगे तब। अब कोरोना की वजह से प्रोग्राम भी नहीं आ रहा, हुँ। तो हम करें क्या। जो था वो हमने कलाकारों में बांट दिया। मैंने मेरे जो समाज के लोग थे डेरों में उनको बांट दिया, और संस्थाओं ने भी खूब हेल्प किए। पैसे नहीं रहे तो मेरे जो कनेक्शन था शास्त्री नगर घर वाला वो कट गया, और वो आज भी कटा हुआ पड़ा। 2 घर है मेरे, 2 कनेक्शन थे, उसमें से एक मेरे जो राजस्थान फोरम वाले जो है जी। संदीप बोताड़िया साहब ने, उन्होंने हेल्प करके 54,000 का बिल जमे करवाया। गुलाबी जी, आज इतना बड़ा नाम आपका है, दुनिया जानती है आपको, दुनिया गूगल पे सर्च करती है, जी, आपकी रील्स वायरल होती हैं, रील्स देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। जी। इतना बड़ा नाम होने के बावजूद आपको कभी ऐसा फील होता, अगर गुलाबो ना होती, हम्म। अगर उन्होंने ये डांस ना किया होता, तो आज वो कहाँ होती? वही होती गुलाबो जहाँ होना चाहिए थे। मेरी 5 बहनें हैं, हम 3 बहनें, वो अपनी घर गृहस्थी में बच्चे पैदा किए उन्होंने मशीन की जैसे, और वो चल बसी। आज उनके 8-8 10-10 बच्चे हैं एक एक के। मेरे 3 बहनें पहली, 3 भाई है, तो उनकी जगह आज मैं होती। लेकिन ऊपर वाले के बहुत बहुत शुक्रिया है, और ऊपर वाले के बहुत थैंक करती हूँ। मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने स्पेशली जिस साल सांपों को सरकार ने बंद किया था, उसी साल मेरा जन्म हुआ, और उसी साल मैं पैदा हुई। तो हो सकता है मेरे गुरु कनिपानाथ जी ने, हो सकता है कि मेरे ईश्वर ने मुझे समाज में इसीलिए भेजा है जी। कि वो सांपों की जगह हम लोग डांस करें, और सांपों को बंद कर दे। जो जंगली जीव है उनको जंगल में ही रहने दें, और हम वो सांप बन के, वो जंगली जीव बन के बीन पे डांस करें। हम हमारे समाज का भी नाम करें, देश जी। का नाम भी करें। जब तक आपके पैरों में जान है, हाथों में जादू है, जब तक जी, आप डांस कर रही हैं, जी। क्या कभी आपको ये नहीं लगता है कि कभी एक ऐसा दौर आएगा जब हम गुमनामी के समंदर में डूब जाएँगे, लोग हमें नहीं याद करेंगे,
कभी इस तरह का कोई वहम, कोई डर आपको फील हुआ? मेरे को देखो नहीं तो वहम होता है नहीं डर होता है। जो इंसान आता है वो जाता है। वो पहले ही इंसान को सोच के रखना चाहिए कि जो आया है इस दुनिया में वो जाएगा ही जाएगा। अमर कोई भी नहीं रहा। हाँ, अमर वो रहता है। अमर भी आप रह सकते हो। अच्छा काम करो, अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों की मदद करो और लोगों के दिलों में आप जिंदा रहेंगे और लोगों के साथ मिलकर आप अच्छा काम करोगे और आप अपनी एक अलग से छाप छोड़ देंगे तो ज़रूर आप अमर हो जाओगे, ज़रूर जिंदा रहोगे। क्योंकि जो मेरा सपना है कि घर घर में गुलाब हो, इसके लिए मैंने स्कूल बनाया है, घराना बनाया है। वो हर बेटी वहाँ पे डांस सीखेगी तो मैं उनके ज़रिए ज़िंदा रहूँगी और मेरा शरीर चला जाएगा लेकिन मेरा नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा और नाम सारे पूरे वर्ल्ड की बेटियां ज़िंदा रखने की कोशिश कर रही है। आपने जिक्र किया जैसलमेर का, जैसलमेर के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ कि हमारी बेटियां थोड़ा डांस करते करते मंच से नीचे उतर गई है, थोड़ा सा वो डावाडूल हो चुकी है। उनको मैंने कहा कि मैंने स्टार्ट क्या किया था जी। जो आज आप ये कर रही हो। मैंने आपको ड्रेस दिए, मैंने आपको डांस दिया है, मैंने आपको गाना दिया है, मैंने समाज का सुधार किया है, तो थोड़ी सी तो मेरे ठीक है। कदमों पे चलो। आप बड़े-बड़े मंचों पर गए, बहुत सारे नेताओं से भी आपका मिलना जी, होता है। जी। कौन से नेता से अच्छे संपर्क हैं, अच्छे संबंध हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं आपके? देखो ताल्लुकात तो मेरे लिए तो मेरा भारत मान और मैं भारत की बेटी हूँ, ये कहती हूँ मैं राजस्थान की बेटी हूँ, मैं बहुत प्राउड हूँ। सरकार 5 साल के लिए आती है और वो चली जाती है और वो बहन भाई है, वो अपने बदला बदली करते रहते हैं। तो मेरे लिए तो मेरा सभी मेरे को अच्छे लगते हैं और मैं थैंक गॉड बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार को देती हूँ और मोदी सर को देती हूँ कि मेरे 40 साल की मेहनत, 50 साल की मेहनत उन्होंने पहचाना और मुझे 2016 में पद्मश्री देकर सम्मानित किया। मैं उसकी बहुत आभारी हूँ। उनके बाद में जो यूपी एमपी स्पीच देने जाती हूँ वहाँ पे अखिलेश साहब ने एक बार सुना था मेरा। अखिलेश यादव यूपी के पूर्व जी, मुख्यमंत्री। यूपी, जी। उन्होंने सुना था कटोरा छोड़ो और पेन पेपर हाथ में लो। तब जब मेरे को पद्मश्री मिली तो वो बहुत प्राउड हुए कि यार वही बच्ची है जो समाज को ये ज्ञान दे रही थी। आज मैं नेता बन चुका हूँ, जब वो नेता नहीं थे, जब वो सुन रहे थे मेरे को। तो उन्होंने मुझे बुला के वहाँ लखनऊ में बहुत बड़ी 5 स्टार होटल में उन्होंने रुकवाया, 7 स्टार में, और मेरा सम्मान किया। 11 लाख रुपए दिए उन्होंने और मेरा सम्मान किया। 2 घंटे मेरे से सुना, पूरी जर्नी सुनी, पूरी समाज की बातें सुनी और डिम्पल जी वो दोनों बैठ के सुने। गुलाबो जी, मैं देख रहा हूँ आपने बहुत अच्छा गेटअप रख रखा है। आप एक अलग तरह का परिधान पहनती हैं और ये आभूषण लगा रखे हैं। साथ ही साथ हाथों में बहुत सारी कुछ चीज़ें आपने जो है लिख रखी हैं। जी। क्या कुछ लिख रखी हैं, ज़रा ये चीज़ बताएँ? ये देखो, ये जो नाम है ये मेरी माँ का है, क्या नाम लिखा हुआ है ये? दाखूड़ी। जी। और ये मेरा नाम है गुलाब, क्योंकि गुलाबी था शॉर्ट नाम। ये गुलाब है। छोटा मेरी छोटी बहन का नाम है बाबूड़ी, फिर दूसरा साहिरी, फिर पानकी। तो हम पांचों बहना का नाम है। जो 5वीं बहन है उसका नाम यहाँ है गिलखी, ओ सॉरी कमला। और मेरी भाभी का नाम है गिलखी, मेरे जीजा जी का नाम है। और ये इस पे मैंने अपने लिए लिखवाया है जान जिंदगी, मेरी जान और मेरी जिंदगी। कौन है? मेरा डांस। बिल्कुल, बड़ी और बात अब कही। शादी होने के बाद मेरे बच्चे, 5 बच्चों का मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरे भगवान है और मेरे पति देव तो हैं। वो नहीं होते तो हम नहीं होते, तो पापा नहीं होते तो हम नहीं होते। तो इस तरीके से बस हमारी ज़िंदगी ये चल रही है और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको भी और DD1 को भी कि आप आए और मेरे को एक शक्ति और ताकत दी, और एक इतनी ऊर्जा दी कि मैं आपसे बात कर सकती हूँ और ये फील कर सकती हूँ कि मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई बीमार नहीं हो, मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। बिल्कुल गुलाबो सपेरा जी, आज आपने दूरदर्शन के साथ एक बार फिर से बात की और आपकी ज़िंदगी के जो कुछ स्याह पहलू थे उनके बारे में भी बात की और जी। जो आपकी कामयाबी, जो आपका सफ़र था उस पर भी जानकारी दी। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, जिस तरीके से भी आपने देखा कि जो कालबेलिया डांसर है, जिनको राजस्थानी नहीं पूरी दुनिया जानती है, इनको गुलाबो सपेरा के नाम से, इनका नाम गुलाबो कैसे पड़ा, इनकी तबीयत कैसे ख़राब हुई, ये कैसे ज़मीन का सीना चीर कर इस दुनिया में आज हमारे सामने बैठी हुई हैं, ये भी अपने आप में कहानी है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक इनका नाम याद किया जाएगा, इनके डांस की बदौलत और इनकी लोक कलाओं की बदौलत। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। अगले पॉडकास्ट में हम ऐसी किसी आवाज़, ऐसी किसी शख्सियत और ऐसी किसी एक व्यक्तित्व के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मेरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।